चलिए, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो हम सबके साथ कभी न कभी मतलब पक्का ही हुई है। मान लीजिए कि एक कमरा है जो पूरी तरह से अंधेरा है। बिल्कुल खूब अंधेरा। हाँ, एग्जैक्टली। कोई खिड़की नहीं है, दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक भी लकीर, मतलब एक पतली सी किरण भी अंदर नहीं आ रही है। हमारी आंखें एकदम ठीक हैं, पूरी तरह खुली हुई हैं, फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे कमरे में मौजूद हर चीज का वजूद ही खत्म हो गया हो। बिल्कुल। फिर अचानक एक छोटी सी टॉर्च चलती है। रोशनी की एक पतली सी किरण एक कुर्सी से टकराती है और वो कुर्सी तुरंत हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। जैसे कोई जादू हो गया हो। वही तो, ये पल किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन असल में ये एक बेहद सटीक भौतिक प्रक्रिया है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य को खंगालने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ना? मतलब हम अक्सर अपनी आंखों को दुनिया देखने का पूरा क्रेडिट दे देते हैं, जबकि असलियत ये है कि आंखें केवल एक रिसीवर हैं। असली हीरो तो वो प्रकाश है जो चीजों से टकराकर हम तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही सटीक और थोड़ा दार्शनिक अवलोकन है। हम पूरी जिंदगी इस गलतफहमी में निकाल देते हैं कि हम चीजों को देखते हैं। हंसने वाली बात है पर सच है। बिल्कुल। जबकि अगर भौतिकी के मतलब फिजिक्स के नजरिए से देखें तो हम केवल उस प्रकाश को देखते हैं जो उन चीजों से परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस चर्चा के लिए हमने जो स्रोत खंगाले हैं उसमें कक्षा 10 की बुनियादी विज्ञान अवधारणाओं से लेकर प्रकाशिकी के कुछ बेहद जटिल सिद्धांतों तक को शामिल किया गया है। और इन सब का एक ही निचोड़ निकलता है कि प्रकाश का व्यवहार ही हमारी इस दिखने वाली दुनिया का निर्माण करता है। एग्जैक्टली। के अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं हैं। हाँ, हमारे घरों में ही विज्ञान भरा पड़ा है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम प्रकाश के टकराने, मुड़ने और भ्रम पैदा करने वाले उन सिद्धांतों की तह तक जाएं जिन्हें अक्सर बहुत ही जटिल गणित और भारी भरकम शब्दों के नीचे दबा दिया जाता है। बिना किसी तकनीकी बोझ के। सही कहा। दर्पणों से लेकर पानी के गिलास तक प्रकाश हर जगह एक अलग ही खेल खेलता है। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। तो अगर हम प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स के इतिहास की बात करें तो वो इसी बात पर टिका है कि इंसानों ने कैसे प्रकाश के व्यवहार को अपने फायदे के लिए मोड़ना और कंट्रोल करना सीखा। प्रकाश जब किसी सतह पर गिरता है तो उसके पास मुख्य रूप से 3 ही विकल्प होते हैं। अच्छा, सिर्फ 3? हाँ, या तो वो सतह द्वारा सोख लिया जाएगा, या वो सतह के आर पार चला जाएगा, या फिर वो सतह से टकराकर वापस लौट आएगा। ओके, तो सोखना, पार जाना या टकराकर वापस आना। एग्जैक्टली। और आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से इस वापस लौटने और आर पार जाने की प्रक्रियाओं पर ही केंद्रित है। तो चलिए इस टकराकर वापस लौटने वाली प्रक्रिया से ही शुरुआत करते हैं, जिसे हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। शीशों या दर्पणों की बात करें तो सबसे पहले समतल दर्पण का ख्याल आता है, जो हमारे घरों में होता है। समतल सतह पर तो नियम बहुत सीधा लगता है। जिस एंगल या कोण से रोशनी आई, ठीक उसी एंगल से वापस लौट गई। हाँ, वो सबसे बेसिक रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर हम अपनी रसोई में रखी एक चमकदार चम्मच को उठा लें। ओहो, चम्मच वाला उदाहरण, ये हमेशा काम आता है। हाँ, तो चम्मच को उठाते ही पूरी भौतिकी अचानक से बदल जाती है। चम्मच जैसी घुमावदार सतह प्रकाश के साथ बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव करती है। बिल्कुल करती है। बचपन में विज्ञान की क्लास में हमें सिखाया जाता था कि चम्मच का अंदर धंसा हुआ हिस्सा अवतल यानी कॉनकेव होता है। इसे गुफा या केव शब्द से याद रखने का एक बहुत पुराना चलन है, कॉनकेव। हाँ, वो याद रखने का एक बहुत अच्छा शुरुआती तरीका है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की असल भौतिकी पर गौर करें तो ये गुफा वाला आकार महज एक डिजाइन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में प्रकाश को फंसाने या एक ही बिंदु पर एक ही जगह पर केंद्रित करने का एक उपकरण। अच्छा। हाँ, जब प्रकाश की कई समानांतर किरणें किसी अवतल सतह से टकराती हैं तो उस सतह के कर्व के कारण वे सारी किरणें रिफ्लेक्ट होकर एक ही बिंदु की ओर मुड़ जाती हैं। मतलब सारी किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और इस बिंदु को विज्ञान की भाषा में फोकस कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस तरह से हम स्पेस में फैली हुई प्रकाश की पूरी ऊर्जा को एक बहुत ही छोटी सी जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वाह! तो क्या इसी सिद्धांत का इस्तेमाल उन विशाल सोलर भट्टियों में किया जाता है जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल वही लॉजिक है। मतलब एक बहुत बड़ा अवतल दर्पण सूरज की सारी किरणों को एक ही जगह पर उसी फोकस पर केंद्रित कर देता है, जिससे भयानक गर्मी पैदा होती है।
इतनी गर्मी कि वो किसी ठोस धातु को भी पिघला सके। सही पकड़ा। वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। पूछिए। जब हम इसी चम्मच के अंदरूनी हिस्से में अपना चेहरा देखते हैं तो अगर चम्मच बहुत करीब है तो चेहरा सीधा और बड़ा दिखता है। लेकिन जैसे ही हम उसे थोड़ा दूर करते हैं चेहरा अचानक से उल्टा हो जाता है। ये अचानक पलटने वाली घटना क्यों होती है? मतलब प्रकाश अचानक से हमारे चेहरे को उल्टा क्यों कर देता है? यहीं पर दूरियों का विज्ञान और ज्योमेट्री अपना असली खेल दिखाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई वस्तु दर्पण के फोकस बिंदु और दर्पण की सतह के बीच होती है तो प्रकाश की किरणें इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं कि वो बाहर की तरफ फैलती हैं। मतलब डाइवर्ज होती हैं। हाँ, इससे हमें एक बड़ा और सीधा अक्स दिखाई देता है। डेंटिस्ट इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि दांतों की बारीकियों को बड़ा और स्पष्ट देख सकें। ओहो, तो वो जो डेंटिस्ट के पास छोटा सा शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वस्तु उस फोकस बिंदु को पार करके पीछे की ओर जाती है, परावर्तित किरणें आपस में टकराने लगती हैं, यानी वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। क्रॉस कर जाती हैं? मतलब लेफ्ट वाली किरण राइट में और राइट वाली लेफ्ट में? एग्जैक्टली। जिस जगह पर किरणें एक दूसरे को पार करती हैं, वहीं अक्स पलट जाता है और इसीलिए हमें चम्मच में अपना चेहरा अचानक उल्टा दिखाई देने लगता है। माइंड ब्लोइंग। ये तो बात हुई अंदर धंसे हुए हिस्से की। अगर हम उसी चम्मच को पलट दें तो उसका उभरा हुआ हिस्सा सामने आता है जिसे हम उत्तल या कॉन्वेक्स दर्पण कहते हैं। कॉन्वेक्स। ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय हर दिशा में बिखेर देता है। इससे चीजें छोटी जरूर दिखती हैं लेकिन हमें एक बहुत बड़ा नजारा यानी एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी दुनिया को एक छोटे से फ्रेम में समेट दिया गया हो। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि दुनिया भर में गाड़ियों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण ही लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही। सोचिए, अगर वहां घरों में इस्तेमाल होने वाला समतल दर्पण लगा होता तो क्या होता? तो शायद पीछे की केवल एक गाड़ी का वो भी थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाई देता। हाँ, और अगर अवतल दर्पण लगा होता तो दूरी बदलने पर गाड़ियां उल्टी दिखने लगती। बाप रे, हाईवे पे 100 की स्पीड में पीछे से उल्टी गाड़ी आती हुई दिखे वो तो एक जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। एक छोटे से शीशे में सीधा खड़ा कर देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ऑप्टिक्स के नियमों का हमारी सुरक्षा के लिए किया गया एक बहुत ही स्मार्ट यूज है। चलिए, इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की इन इमेजेस की असलियत पर थोड़ी और गहरी बात करते हैं। हमने देखा कि अवतल दर्पण में चेहरा उल्टा हो जाता है और उत्तल में चीजें छोटी हो जाती हैं। तो क्या ये सभी अक्स विज्ञान की नजर में एक समान है? जो जानकारी हमने खंगाली है वो एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। वो इन प्रतिबिंबों को वास्तविक यानी रियल और आभासी यानी वर्चुअल में बांटती है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वो है जहां प्रकाश की किरणें सचमुच में एक जगह जाकर मिलती हैं, है ना? बिल्कुल। विज्ञान में वास्तविक या रियल होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम उस प्रतिबिंब को किसी भौतिक सतह पर, जैसे किसी पर्दे या दीवार पर उतार सकते हैं। अच्छा, जैसे सिनेमा हॉल में। एकदम सही उदाहरण है सिनेमा हॉल। पीछे रखे प्रोजेक्टर से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सचमुच में आगे लगी स्क्रीन पर जाकर टकराती हैं। वहां असल में प्रकाश मौजूद होता है। तो वो एक रियल इमेज है। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि वास्तविक प्रतिबिंब अपनी प्रकृति से हमेशा उल्टा होता है। वेट, क्या? सिनेमा हॉल में तो हमें सब सीधा दिखता है। क्योंकि वहां उसे लेंस की अतिरिक्त मदद से हमारे देखने के लिए सीधा किया जाता है। असल में वो उल्टा ही बनता है। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अगर वास्तविक अक्स को पर्दे पर उतारा जा सकता है और वहां सच में प्रकाश मौजूद है तो ये आभासी अक्स क्या चीज है? ये थोड़ा दिमागी खेल है। मतलब क्या वो अक्स जो हम रोज सुबह तैयार होते समय अपने बाथरूम के शीशे में देखते हैं वो आभासी है? हाँ, वो आभासी ही है। मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि मेरे सामने शीशे में खड़ा मेरा ही अक्स वास्तविक नहीं है। क्या वो महज एक भ्रम है? दृष्टि से उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। कैसे? देखिए, समतल दर्पण में जब हम खुद को देखते हैं तो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर हमारी आंखों में तो आ रही हैं, लेकिन वे किरणें दर्पण के पीछे कहीं भी असल में नहीं मिल रही। शीशे के पीछे तो दीवार है ना। हाँ, वहां तो कुछ नहीं है। हमारा दिमाग विकास के इवोल्यूशन के क्रम में इस तरह से ढल चुका है कि वो प्रकाश को हमेशा एक सीधी रेखा में आते हुए ही मानता है। अच्छा। इसलिए जब रिफ्लेक्टेड किरणें आंखों में प्रवेश करती हैं
तो दिमाग उन किरणों को पीछे की तरफ खींचता है और दर्पण के पीछे एक चित्र बना लेता है। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि दर्पण के पीछे कोई रोशनी नहीं है, कोई भौतिक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। वो केवल हमारा अपना दिमाग है जो उन मुड़ी हुई किरणों की दिशा को पीछे की ओर प्रोजेक्ट करके एक नकली दुनिया गढ़ रहा है। ठीक ऐसा ही होता है। आभासी प्रतिबिंब का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। ये पूरी तरह से देखने वाले की आंखों और उसके दिमाग के कैलकुलेशंस पर निर्भर करता है। ये तो थोड़ा डरावना भी है और अमेजिंग भी। उत्तल दर्पण में भी ठीक यही प्रोसेस होती है। गाड़ियां छोटी इसलिए दिखती हैं क्योंकि दिमाग बिखरी हुई किरणों को पीछे एक बिंदु पर मिलाता हुआ मान लेता है। ये प्रकाशिकी और मानव मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही अद्भुत संगम है, जहां हमारा शरीर भौतिकी के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर हमें दुनिया दिखाता है। लेकिन जब हम जटिल ऑप्टिकल उपकरण बनाने की बात करते हैं, जैसे अंतरिक्ष में भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फिर किसी लैब में रखा एक हाई पावर माइक्रोस्कोप, तो इंजीनियर इस बात को केवल दिमाग के भ्रम या अंदाजे पे नहीं छोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, वहां तो एक एक मिलीमीटर का हिसाब रखना पड़ता है। उन्हें हर एक मिलीमीटर, बल्कि उससे भी छोटी इकाइयों की बहुत सटीकता चाहिए होती है। मुझे लगता है कि यहीं पर वो हिस्सा आता है जिसे पढ़कर अक्सर लोग विज्ञान से थोड़ा घबरा जाते हैं। आप गणितीय सूत्र और चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही साइन कन्वेंशन और मैथ वाले फॉर्मूले। लोगों को अक्सर लगता है कि गणित महज एक सैद्धांतिक बोझ है, एक थ्योरी है, लेकिन इन सटीक सूत्रों के बिना हम सच में अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। पहले के समय में हर लेंस बनाने वाला अपने खुद के नियम तय करता था, जिससे बहुत भारी कंफ्यूजन पैदा होता था। फिर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं, उसको अपनाया गया। तो ये कन्वेंशन असल में है क्या? ये असल में भौतिक दुनिया को एक ग्राफ पेपर पर उतारने का एक यूनिवर्सल तरीका है। इसमें हम दर्पण के बिल्कुल सेंटर पॉइंट यानी ध्रुव को शून्य मान लेते हैं। अरे, ये तो बहुत हद तक स्कूल की ज्योमेट्री क्लास जैसा है। बिल्कुल वही है। हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते थे, बीच में शून्य होता था। शून्य के बाएं तरफ यानी लेफ्ट में सारी दूरियां हमेशा माइनस होती थीं और दाएं तरफ प्लस। एग्जैक्टली। तो दर्पण के मामले में भी हम वस्तु को हमेशा बाएं तरफ ही रखते हैं, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही मापी जाएगी। ये परिपाटी इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों, मशीनों और कंप्यूटरों को एक समान भाषा देती है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। इसी ग्राफिंग सिस्टम से दर्पण सूत्र जन्म लेता है, जहां 1/v यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u यानी वस्तु की दूरी बराबर होता है 1/f के, जो कि फोकस दूरी है। हाँ, ये फॉर्मूला तो रटा हुआ है स्कूल से। लेकिन ये छोटा सा समीकरण कोई स्कूल का रटने वाला नियम नहीं है। ये एक मशीन को ये बताने का सटीक तरीका है कि उसे एक कांच के टुकड़े को कितना घिसना है ताकि वो एक परफेक्ट लेंस बन सके। क्या बात है। और इसके साथ एक और चीज जुड़ी है, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। इसका सूत्र है -v/u। यह हमें बताता है कि कोई चीज असल में कितनी बड़ी या छोटी दिखेगी। सबसे रोचक बात जो मुझे लगी वो ये है कि गणित का सिर्फ एक माइनस या प्लस का साइन हमें उस अक्स की पूरी कहानी बता लेता है। कैसे भला? मतलब अगर मैग्निफिकेशन का आंसर माइनस में आता है तो हम बिना उस अक्स को देखे ही ये बता सकते हैं कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। एग्जैक्टली। यही गणित की असली ताकत है। आपको हर बार लैब में जाकर भौतिक रूप से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक कागज पर बैठे बैठे एक साधारण से फॉर्मूले की मदद से ये एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर की कोई गैलेक्सी आपके टेलीस्कोप के दर्पण में उल्टी दिखेगी या सीधी, और वो असल आकार के मुकाबले कितनी धुंधली या साफ होगी। हाँ, ये परिपाटी भौतिकी की अनिश्चितता को एक बहुत ही सुंदर और प्रेडिक्टेबल व्यवस्था में बदल देती है। ये तो हुई रिफ्लेक्शन की बात, जहां दर्पण प्रकाश को वापस उसी माध्यम में फेंक देते हैं। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब प्रकाश किसी पारदर्शी चीज को यानी किसी ट्रांसपेरेंट चीज को पार करने की कोशिश करता है। जैसे हवा से पानी में जाना। हाँ, या हवा से कांच में जाना। यहीं से चीजें सचमुच मुड़ने लगती हैं। इस फिनोमेना को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास। बिल्कुल। पानी में रखी पेंसिल का बीच से टूटा हुआ दिखना, या किसी तालाब के तल का अपनी असल गहराई से काफी ऊपर उठा हुआ दिखना, ये इसके बहुत ही आम उदाहरण हैं। इन घटनाओं को हम रोज देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का सिस्टम बहुत गहरा है।
अपवर्तन का मुख्य कारण ये है कि अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल उसकी गति बदल जाती है। स्पीड बदल जाती है। हाँ, अंतरिक्ष के वैक्यूम में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो हवा से पानी या कांच में एंट्री करता है, उसे एक सघन या डेंस माध्यम का सामना करना पड़ता है। इस चाल बदलने वाली बात को समझने के लिए एक एनालॉजी सोचते हैं। कल्पना करते हैं कि कोई इंसान समुद्र के किनारे सूखी रेत पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। बहुत तेज दौड़ रहा है। उसकी स्पीड बहुत तेज है और हवा उससे कोई खास रोक नहीं रही है। फिर अचानक वो इंसान दौड़ते हुए सीधे समुद्र के पानी में घुस जाता है। पानी का घनत्व हवा से कहीं ज्यादा होने के कारण उसकी गति अचानक से कम हो जाएगी। ऑब्वियसली पानी में दौड़ना मुश्किल है। और सिर्फ स्पीड ही कम नहीं होगी, बल्कि उस झटके और पानी के रेजिस्टेंस के कारण उसके कदम लड़खड़ाकर थोड़ी दिशा भी बदल लेंगे। वो थोड़ा मुड़ जाएगा। तो क्या प्रकाश के साथ भी एटॉमिक लेवल पर कुछ ऐसा ही होता है? ये एनालॉजी स्थिति को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है ना? हाँ, प्रकाश जब पानी या कांच जैसे डेंस माध्यम में जाता है तो वो केवल एक खाली जगह से नहीं गुजर रहा होता। उस सघन माध्यम के परमाणुओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं। अच्छा, तो वो उसे रोकते हैं? एक तरह से ये इंटरैक्शन प्रकाश की ऊर्जा को धीमा कर देता है। इस धीमी गति और माध्यम के रेजिस्टेंस के कारण प्रकाश की किरणें अपनी सीधी रेखा से भटक जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं। हाँ, और अभिलंब यानी एक जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है उसकी ओर झुक जाती है। और अगर प्रकाश पानी के अंदर से वापस हवा में आए तो वो फिर से आजाद हो जाएगा, उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी और वो उस अभिलंब से दूर भागने लगेगा। एग्जैक्टली। ये मुड़ना कोई बेतरतीब या रैंडम घटना नहीं है। डच गणितज्ञ विलिब्रोड स्नेल ने इसे एक बहुत ही सटीक सूत्र में बांधा, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत ही मशहूर नियम है ये। हाँ, इसके अनुसार आपतन कोण की जा यानी साइन थीटा 1 और अपवर्तन कोण की जा यानी साइन थीटा 2 का जो रेशियो होता है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर होता है। और ये रेशियो ही ये तय करता है कि कोई माध्यम प्रकाश को कितना मोड़ेगा। विज्ञान में इसे अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो हर मटेरियल का ये इंडेक्स अलग होता है? बिल्कुल, ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एक अनोखी आइडेंटिटी है। उदाहरण के लिए हीरे का डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होता है। तो उसमें प्रकाश बहुत धीमा हो जाता होगा? बहुत ज्यादा। जब प्रकाश हीरे के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी गति इतनी अधिक धीमी हो जाती है और वो इतनी तीखे कोण पर मुड़ता है कि वो हीरे के अंदर ही अंदर कई बार टकराता है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओहो, तो इसी कारण हीरा बाहर से इतना चमकदार दिखता है। एग्जैक्टली। अगर हमें स्नेल का नियम नहीं पता होता तो हम कभी ये नहीं समझ पाते कि हीरे को किस एंगल पर काटना है ताकि वो सबसे ज्यादा चमक सके। इसका मतलब तो ये है कि हमारी आंखों पर लगने वाले चश्मे के लेंस से लेकर फाइबर ऑप्टिक केबल तक, जो आज पूरी दुनिया के इंटरनेट की बैकबोन है, सब कुछ इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। बिल्कुल। फाइबर ऑप्टिक्स में भी रोशनी के मुड़ने और टकराने का ही इस्तेमाल होता है। हम ये समझ चुके हैं कि प्रकाश की स्पीड को अलग अलग माध्यमों में कैसे धीमा करना है और उसे अपनी मर्जी के एंगल पर कैसे मोड़ना है। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी जीत है। सच में ये वाकई हैरान कर देने वाला है कि कैसे प्रकाश के रास्ते में आने वाली एक प्राकृतिक रुकावट हमारी सबसे बड़ी तकनीकी सफलता का आधार बन गई। और यही तो विज्ञान की सुंदरता है। अपवर्तन की वजह से ही हमारी आंखें भी काम कर पाती हैं। आंखों में भी अपवर्तन होता है? ऑब्वियसली। हमारी आंखों के अंदर मौजूद लेंस भी तो उत्तल यानी कॉन्वेक्स होता है, जो अपवर्तन के जरिए ही बाहर से आ रहे प्रकाश को मोड़कर हमारी रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा अक्स बनाता है। वेट, उल्टा अक्स? तो मैं सब सीधा कैसे दिखता है? क्योंकि फिर हमारा दिमाग उस उल्टे अक्स की प्रोसेसिंग करता है, उसे सीधा करता है, और तब हमें दुनिया वैसी दिखती है जैसी वो है। माइंड ब्लोइंग। ये सब जानने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि जिसे हम केवल एक साधारण सा देखना कहते हैं, वो असल में फिजिक्स, मैथ और हमारे दिमाग के बीच चल रहा एक बेहद कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत डांस है। बहुत ही खूबसूरत डांस। हमने आज चम्मच की घुमावदार सतहों से प्रकाश को फोकस करना समझा, आभासी प्रतिबिंबों यानी वर्चुअल इमेजेस के भ्रम को तोड़ा, उस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के जरिए स्पेस को प्योर नंबर्स में बदलना सीखा, और स्नेल के नियम के साथ प्रकाश को अपनी इच्छा से मोड़ना भी देखा। बिल्कुल। इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान केवल दूर की लैब में बंद नहीं है।
हाँ, ये हमारे डाइनिंग टेबल पर रखी चम्मच में है, हमारे बाथरूम के शीशे में है। हमारी कारों के रियर व्यू मिरर में है और पानी के ग्लास में भी हमेशा एक्टिव रहता है। विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस देखने का नजरिया चाहिए। सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिसने मुझे स्रोत सामग्री पढ़ते वक्त सचमुच झकझोर दिया। वो क्या है? हमने आज की इस पूरी चर्चा में प्रकाश को एक किरण के रूप में, मतलब एक सीधी रेखा में चलने वाली चीज के रूप में माना। रे ऑफ लाइट। हाँ, हमने माना कि ये दर्पण से टकराता है और कांच में मुड़ता है। लेकिन आधुनिक क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर, क्वांटम लेवल पर, प्रकाश केवल एक साधारण किरण नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये तरंग यानी वेव और कण यानी पार्टिकल दोनों की तरह व्यवहार करता है। वो एक ही समय में ऊर्जा की एक लहर भी है और फोटॉन नामक सूक्ष्म कणों का एक पैकेट भी। प्रकाश का ये द्वैत स्वभाव, जिसे विज्ञान में वेव पार्टिकल डुअलिटी कहा जाता है, ये हमारे समय के सबसे गहरे और सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक है। ये उन सभी बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देता है जिन पर हमारा पूरा भौतिक संसार टिका हुआ है। जरा सोचिए, जिस प्रकाश के टकराने और मुड़ने के कारण हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए चीजें ठोस और रियल महसूस होती है, वो प्रकाश स्वयं अपने आप में कोई एक फिक्स रूप नहीं रखता। वो लगातार कण और तरंग के बीच अपना रूप बदलता रहता है। ये बहुत ही गहरा विचार है ना? अगर वो बेसिक चीज जो हमें असलियत दिखा रही है खुद ही इतनी मायावी और अनिश्चित है, तो क्या हमारी आंखों से दिखने वाली ये पूरी ठोस दुनिया सचमुच वैसी ही है जैसी हम मानते हैं? या फिर ये कुछ और ही है? या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा गढ़ा गया और प्रकाश के इस खेल से पैदा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक दृष्टि भ्रम? सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार कीजिएगा, सवाल पूछते रहिएगा और अपने आसपास की दुनिया को हमेशा एक नए और एक साइंटिफिक नजरिए से देखते रहिएगा।